इस घाटी के जो रास्ते हैं वो बहुत ही दुर्गम हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ियों को काट काट करके कितने छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। तो इसे होकर के हमारी बस जा रही है और रास्ता बहुत अच्छा नहीं है और दो गाड़ियां आने पर काफ़ी दिक्कत होती है उनको ओवरटेक करने में। तो काफ़ी दुर्गम जगह है ये, लेकिन फिर भी हमारा और हमारे भाई साहब श्री दीपक तिवारी जी का हम लोगों का प्लान बना और हम लोग निकल आए इस अचंभी और अचरज वाली जगह पे। काफ़ी दुर्गम है ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये अब रास्ता बस पर रिवर के किनारे किनारे जाता है और चितकुल में ख़त्म होता है रूट। ये चितकुल भारत का अंतिम गांव है। इस समय हम बस पर रिवर के किनारे किनारे चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर घाटी में प्रवेश करने वाले हैं जिसे सांगला वैली कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी रास्ते के नज़ारे कितने अच्छे होते हैं और पहाड़ी घर जो होते हैं, गांव होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। इस समय मुश्किल से 10 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग रिकांगपिओ से काफ़ी नीचे फिर भी हिमालय के टच में बने हुए हैं। और हिमालय की घाटी और नीचे देख सकते हैं आप जो बहती हुई बस परिवार कितनी नीचे है, यहाँ से कई हज़ार फुट गहराई पे दिख रही है। और रास्ते आप देख सकते हैं कितने दुर्गम हैं। दुर्गम रास्तों से सिंगल रूट है जिससे निकलती है अपनी गाड़ी। लेकिन जब यहाँ की खूबसूरती देखते हैं ये सारे दुख, तकलीफ, डर सब कुछ खत्म हो जाता है। देख सकते हैं रास्ते कैसे काट काट करके बनाए गए हैं रास्ते। और ये छतरी नुमा स्ट्रक्चर के नीचे से हमारी बस निकलेगी। अब हमें सांगला वैली का व्यू दिखाई पड़ने लगा है। सामने ही एक हाइड्रो पावर स्टेशन भी है। आप देख सकते हैं तंग रास्तों से होते हुए हमारी गाड़ी जा रही है और आगे बहुत ही खूबसूरत घाटियाँ दिख रही हैं। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं भी। अब हम पावर स्टेशन के बहुत पास में हैं और ये बस रिवर पर बना हुआ है। कई सारी टरबाइन लगी हुई हैं और लगभग 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। हमें ये जान करके बड़ा आश्चर्य होता है, आप लोगों को होता होगा कि जो आप लोग घरों में लाइट जला रहे हैं उसका कहीं ना कहीं से इन पावर हाउसेज का योगदान है जो पन बिजली से चलते हैं, हाइड्रो पावर से चलते हैं। जल विद्युत जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप करछम वांगटू हाइड्रो पावर स्टेशन। अब यहाँ से सांगला वैली सिर्फ 4 किलोमीटर रह जाती है। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँचते हैं। देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ सामने दिखाई पड़ रही हैं। इन्हीं चोटियों में से हमको पहुँचना है। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और शायद आपने पहले कभी न देखा हो। हमने बहुत सारे हिल स्टेशंस कवर किए हैं जिसमें से मनाली, श्रीनगर, लेह लद्दाख, स्पीति वैली, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे शायद ही कभी हमको पहले मिले हों। और ये भी मत भूलिए कि आज 23 जून है। 23 जून है, समझिए आप 23 जून में आप किस हालात में रह रहे हैं वहाँ पर। सामने भी बहुत ऊंची चोटी देख रहे हैं। ये हम छोड़ करके आए हुए हैं रिकांगपिओ में और अब हम फिर से टर्न लेते हैं और अपनी सांगला वैली की ओर मुड़ते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए इस घाटी के चमत्कार को। और आगे तो एक बोर्ड भी मिल गया है जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू टुकपा वैली, जय बद्री विशाल। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे से उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो प्रवेश द्वार भी आप देख चुके हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं सांगला वैली में और थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं हम।
सांगला टाउन। एक बात और बता दें कि जब भी कभी आप चितकुल आएंगे तो सांगला ही एक ऐसी स्थान मिलेगा जहां पर मार्केट है और वहां पर ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आप सांगला वैली छोड़ेंगे तो फिर आपको कोई भी बड़ी मार्केट या शॉप नहीं मिलेगी। इसीलिए जो भी आपको ख़रीदारी करना हो वो सांगला में ही कर लें तो बेहतर होगा। अभी सभी ज़रूरत का सामान अपना यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर। देख सकते हैं सेब के बगीचे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस समय ब्लूमिंग सीजन है तो सेब के पौधों पर फूल ही फूल दिख रहे हैं। रुकने के यहाँ पर भी कई सारे साधन हैं। हम लोग सांगला वैली भी विज़िट करेंगे, लेकिन चितकुल से वापस आएंगे कल, इसके बाद विज़िट करेंगे। सामने ऊंची ऊंची हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ मिलना शुरू हो गया है, दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। और ये सांगला विलेज है। एप्पल के बहुत सारे गार्डन हैं यहाँ पर, और इस समय जो फूल दिख रहे हैं ये सब ब्लूमिंग सीजन है। आप देख सकते हैं कितने पास से गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कई सारे एप्पल फार्म हैं, और आपको मालूम है एप्पल ऐसी जगह में ही पैदा होता है जहाँ पर बहुत तेज़ ठंड हो, और वो मौसम इस घाटी को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा हैवी प्रोडक्शन होता है एप्पल का, और यहाँ का एप्पल सबसे महंगा बिकता है। एक एप्पल की कीमत यहाँ पर 100 रुपये होती है। ये जानकर के आप बड़ा हैरानी होती होगी आपको। सामने विशाल हिमालय दिख रहा है, चोटियाँ, और हम सांगला भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये बहुत बड़ा सा खुला मैदान पहली बार देखने को मिला है, और इतने पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर इस तरीके के मैदान जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और ये जानकर के आपको और हैरानी होगी कि यहाँ पर भारत का सबसे कम पॉल्यूशन वाला सिटी है। यहाँ पर एयर का AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सबसे टॉप पर होता है, और यह AQI भारत के किसी भी दूसरे हिल स्टेशन पर भी नहीं मिलता है। तो काफ़ी अच्छी जगह पर आप इस समय देख रहे हैं, और यहाँ की एक एक सांस आपको करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बाहर नहीं मिल सकती है, संभव नहीं है। वो एरिया इस समय है हम लोग विज़िट कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप इस सुकून भरी एक सांस बाहर नहीं ले सकते किसी दूसरे हिल स्टेशन पे। दोस्तों, काफ़ी लंबी यात्रा के बाद हम रिकांगपिओ से सांगला पहुंच चुके हैं। सांगला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, और एक काफ़ी बड़ा टाउन है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप देख सकते हैं बस स्टॉप में अभी अभी हम इसी बस से आए हुए हैं, और ये रिकांगपिओ से लगभग 10 बजे चली थी, और यहाँ पर ये लगभग 11:30 बज चुके हैं। अभी आधे घंटे का यहाँ स्टे होगा, इसके बाद फिर हम आगे की जर्नी पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 360 व्यू भी हम आपको दिखाएं तो चारों ओर हिमालय से ढकी हुई चोटियाँ हैं, बर्फ़ की से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ हैं, जो बिरले ही देखने को मिलती हैं लोगों को। हमने कई सारे हिल स्टेशंस विज़िट किए हैं, लेकिन इतना जो खूबसूरत दृश्य ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 होता है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि एयर इतनी प्योर एयर है यहाँ पर होती है। पूरे भारत के जितने भी हिल स्टेशंस हैं उससे भी सबसे ज़्यादा प्योर एयर क्वालिटी इंडेक्स यहीं का है, 0। और इस माहौल में एक एक सांस कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप सांगला वैली और ये चितकुल जैसे विलेज में ज़रूर आएँ। ये अपने बेस्ट एप्पल्स के लिए फेमस है, और यहाँ के एप्पल संयोग से सारा का सारा इम्पोर्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी होती है यहाँ की कि उसे इतना महंगा हो जाता है वो कि लगभग 100 रुपीज़ का एक पीस मिलता है। लेकिन उस सेब में इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कि उसको कंज्यूम करने से हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी चोटियाँ ऊपर बर्फ़ की हैं, और यहाँ पर हम लोग एकदम पास में हैं इसके।
चारों ओर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। हमारे तिवारी जी भी आए हुए हैं, भी थोड़ी देर में उनसे भी हम आपका परिचय कराएँगे। अब हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। लगभग 2 घंटे की ड्राइव की गई है और आपके पीछे ठीक हिमालय है। तो कानपुर के रहने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे अब दोस्त मंडली से अपनी? हाँ, जब भी कभी मौका लगे आप लोग ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है ये। और आज प्रकृति को पास से देखने का इससे अच्छा कहीं मौका नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो ये किस फ्रूट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए एरिया जाना जाता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब और फिर नाशपाती, और देखो अनार भी बहुत ज़्यादा है। हुँ। अनार भी बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है। और ये देख सबसे सकते हैं आप, ज़्यादा सेब पैदा किया जाता है। तो आपको सुन कर के बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि इतना खूबसूरत जगह है यहाँ पर कि जो बिरले लोग ही आ पाते हैं और अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे साधन बने हुए हैं। होटल हैं, होम स्टे हैं, जहाँ पर आकर के आप अपनी बजट के अनुसार यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस समय हम सांगला वैली में हैं। सांगला एक छोटा-सा टाउन है, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे रुकने के यहाँ पर संसाधन हैं, होम स्टे हैं। और इसके अलावा जो इसके आगे हम लोग छितकुल तक जाएँगे। छितकुल एक विलेज है, जहाँ पर गाँव की सभ्यता देखने को मिलेगी और छितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है। और इसके आगे फिर जो पुराना चाइना और हिंदुस्तान का जो ट्रेड रूट था, वो पहले यहीं से पास हुआ करता था, लेकिन कालांतर में ये सब बंद हो गया रूट। और अब हम इस समय जो है वहाँ पर अंतिम विलेज के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएँगे। ये सारे एरिया एप्पल की प्रोडक्शन में बहुत रिच हैं और ये बात जान कर के तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है, हिल स्टेशन है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 होता है और 0 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला दूसरा कोई भी हिल स्टेशन भारत में संभव नहीं है, आज की डेट में। तो इतना खूबसूरत जगह पर आकर के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की एक-एक साँस करोड़ों रुपए की कीमत रखती है और हेल्थ के लिए इतना अच्छा प्रभाव डालती है कि लोग बहुत ही अच्छा हेल्थ में प्रभाव पड़ता है इसका। तो हमारे साथ हमारे तिवारी जी हैं, काफ़ी लंबी ड्राइव हम लोगों ने की करके यहाँ पर आ पाए हैं और अभी भी हमारा रूट कम से कम 2 घंटे का अभी ट्रैवल रूट अभी बाकी है। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर और पीछे आप देख सकते हैं बस स्टॉप भी है, यहीं पर हम लोग रुके हुए हैं अभी। आधे घंटे बाद हम लोगों की बस फिर से चलेगी और हम लोग तो ज़्यादा खाने-पीने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो फिर यहाँ का जो सिर्फ़ एनवायरनमेंट का जो एन्जॉय है, यहाँ का जो माहौल है उसका एन्जॉय करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है यहाँ आकर के। तो ठीक है, अब हम ये किनारे नीचे बसपा रिवर भी है और इसी बसपा रिवर पर कई सारे हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित हैं और ये जान कर के भी आपको हैरानी होती होगी कि आप जो जब घर में स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो उसकी बिजली का जो एक अंश कहीं न कहीं उसका श्रेय यहाँ के हाइड्रो पावर स्टेशन को भी जाता है। तो इसी के साथ हम अब यहाँ पर अपना विराम लेते हैं और फिर हम आगे चितकुल पहुँच करके फिर आगे की यात्रा बताएँगे। धन्यवाद। Now we are going to start our journey from Sangla to Chitkul again, and according to bus conductor, it will reach at 2 p.m. in Chitkul. One foreign tourist, Mr. John from USA, is also with our company, and he is also going to Chitkul to enjoy Sangla Valley. And he told me that he will cover total journey of Sangla Valley by on foot. He will not hire any car or any other vehicle. In other end of the bus, you will see apple garden along with highest peaks of Himalaya. Our route is going to be more difficult as compared to that one, and we have to face a lot of problems now. Now you can see the condition of roads is very poor. It is due to because continue raining is the main cause. In front of camera you will see apple garden. Now this is the season of blooming, so lot of flowers are seen in the plant. Condition of road is going very difficult. You will see beautiful apple garden along with Dhaulahar range of Himalaya, Great Himalaya.
the road condition is going very worse and very typical due to continuous rain. A beautiful scenic beauty of Himalaya is seen in camera, and you will also see road, a small iron bridge. We are passing this bridge by the bus, and a small current of water you will see coming from Great Himalaya. All around you will see the Dhaulahar range of Himalaya along with dangerous route. Now we are facing a lot of problem due to worse condition of roads. Just below the valley you will see Vasta river, and the flags of Buddhism is also seen. Two bikers are waiting here. Soon after reaching Chitkul, I will discuss about the detail of our next journey. Now I am going to close the video and we will start again in Chitkul. Thank you very much. इस समय हम रक्सम पहुँच चुके हैं। रक्सम चितकुल से थोड़ा पहले ही एक गांव पड़ता है और यहाँ पर दो स्नो दिखने लगी है, रोड पे भी दिखने लगी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे रोड पर भी स्नो दिखने लगी। हिमालय बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम लोग हिमालय की। ग्राम पंचायत रक्सम के आगमन पर स्वागत ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड में। रक्सम में आप जो एप्पल गार्डन देख सकते हैं वो लगभग सूखे सूखे दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी ठंडी का सीज़न चल रहा है। यहाँ की जो गर्मी का सीज़न होता है जुलाई में शुरू होता है, इस वजह से अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो जाता है और कई जगह अभी हाल ही में स्नोफॉल हुआ है, वो पड़ा हुआ है गर्म। बहुत सारे बाइकर्स रक्सम में कैंपिंग करते हैं, कैंप लगा करके रहते हैं यहाँ पर और कई सारे एडवेंचर भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं पर्यटक के लिए। हिमालय देख सकते हैं, चोटियाँ बहुत करीब हैं और रोड पर आपको स्नो भी देखने को मिलने लगेगी। देख सकते हैं स्नो रोड के किनारे पड़ी हुई। ये रूट जिस पर बस चल रही है, इस समय चल रहे हैं हम लोग, ये भारत और तिब्बत का व्यापारिक रूट था और इसी से व्यापार होता था। कालांतर में इंडो चाइना वार के बाद ये रूट बंद कर दिया गया था और आज भी बंद है। अब हम लोग दूसरे रूट का उपयोग तो करते हैं, इस रूट को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। स्नो कई जगह देखने को मिलेगी अब आपको रास्ते में। बहुत सारी स्नो देखने को मिलने लगेगी अब आपको क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर हम पहुँच चुके हैं। 3450 मीटर की ऊंचाई पर चल रहे हैं।
काफ़ी सुंदर रूट है यहाँ का। अब तेज़ गर्मी की वजह से बर्फ़ का पिघलना भी चालू हो गया है और कई सारी छोटी छोटी जलधाराएँ देखने को मिल जा रही हैं। ये बर्फ़ है जो गल कर ये पानी में परिवर्तित हो रही है। इसमें हम चितकुल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्नो दिख रहा है, रोड पर ही दिख रहा है कि आगे पहुँचने पर क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। और एक और बात बतानी है कि आपने सुन रखा होगा पाइन नट को चिलगोजा भी कहते हैं, वो इन्हीं एरिया में निकाला जाता है। तो हम उसकी प्रोसेसिंग दिखाएंगे अगर मौका मिला तो, कि किस तरीके से उसको प्राप्त करते हैं। ये जो सामने पौधे दिख रहे हैं ये सभी चिलगोजा के पौधे हैं और इनका बीज होता है जिसको हम पाइन नट या फिर चिलगोजा के नाम से जानते हैं। बर्फ के मैदान ही दिख रहे होंगे आपको, सिर्फ बर्फ के मैदान दिख रहे हैं। ऐसी जगह में जा रहे हैं जो जन्नत से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह, बाइकर्स में देख सकते हैं आप, बाइकर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। रोड के दोनों ओर बहुत सारा स्नो देखने को मिलता है यहाँ पर। काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय की चोटियाँ थी जो अभी तक हम लोगों से दूर थी, अब वो बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम लोगों के, या हम लोगों के घर ही पहुँच चुके हैं ऐसा मान लीजिए। ग्रेट हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार का हो गया है। बहुत ज़्यादा स्नो दिख रही है चारों ओर और कई सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर के आएंगी वो भी सब देखने को मिल रही हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। तो गर्मियों में इस प्रकार का नज़ारा कहीं भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि जब जाड़े में भी आप कई सारे हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके के नज़ारे नहीं देखने को मिलते। इतनी स्नोफॉल वहाँ नहीं होती है। बहुत सारे लोग शिमला और मनाली का टूर लेते हैं
लेकिन इतना ज़्यादा स्नो वहाँ पर पहली बात तो विंटर में भी नहीं होता, और गर्मियों में तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता वहाँ पर। चारों ओर के नज़ारे देख सकते हैं, बर्फ ही बर्फ, हिम में हिमालय हो गया है, चारों ओर हिम सिर्फ हिम दिखती है। और ये जाड़े में है इस वजह से कि गर्मियों के दिनों में है। आज 22 जून 2023 है, 23 जून 2023। तो आप इन दिनों में अगर इस तरीके का स्नो देख रहे हैं तो ये सभी के लिए ताजुब की बात होती है। इस समय अब हम लोग पहुंच चुके हैं चितकुल, और देख सकते हैं कि बहुत हैवी स्नोफॉल है यहाँ पर। यह तो अभी अंदर आ गए हैं, बाहर निकलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, इतना ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, रूम ले लिया है यहीं पर, एक बजट होटल ये भी है, बहुत सस्ते मिला है, 1000 रुपये में। चलते हैं, चलो। देखो आप देख सकते हैं कैसे तिवारी जी एंजॉय कर रहे हैं स्नो का, और अब चल रहे हैं बर्फ़ से चलेंगे अभी। ये होटल तक जाने की रास्ता भी जो है वो भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, और उस पर स्नो से ही चलना होगा। हम देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो रास्ता है उसके दोनों ओर कितना ज़्यादा स्नो है। तिबे देखिए एक बार काफ़ी, जो अभी तक हम लोग दूर से हिमालय देख रहे थे, तो अब हिमालय में ही इस समय अब हम आना हो गया है। ये हिंदुस्तान का अंतिम ढाबा है, जैसा बोर्ड में दिया हुआ है। तो चलते हैं ढाबा के अंदर, देखते हैं नीचे चल करके कि ढाबे में क्या है, क्या व्यवस्था है, और वहीं पर फिर खाते हैं खाना। ये हिंदुस्तान का अंतिम ढाबा है जो छोटा सा बना हुआ है, और यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों प्रकार का भोजन परोसते हैं यहाँ पर। और ये भी मेंशन है यहाँ पर, आप बॉर्डर एरिया में आ चुके हैं, कृपया शोर ना करें। यहाँ पर कई सारी पर्सनालिटी भी आ चुकी हैं, यहाँ पर खली भी आ चुका है, देख सकते हैं आप ढाबे में। और हमारे तिवारी जी बिजी हैं थोड़ा सा फोटोग्राफी में। तो अब क्योंकि नॉनवेज यहाँ पर होता है इस वजह से हम लोग जा रहे हैं कहीं और, कहीं देखते हैं। समय देख सकते हैं कि एक होटल का कोई मालिक है, तो वो बर्फ़ से हटा रहा है, ईंटें हटा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर बर्फ़ गिर गई है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं बर्फ़ हटाई जा रही है यहाँ पर, अभी हाल ही में बर्फ़ गिरी है इतनी ज़्यादा। की हर चीज मतलब अच्छी तिवारी जिस समय हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में बैठ करके और खाना खा रहे हैं। वो जो चिटकुल के नहीं थे, वो ये बता रहे थे कि यहाँ का सेब 1 महीने बाद फूलेगा। हाँ वही देखा ना, बहुत लेट चल रहा है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर सबसे पहले नीचे का कट टूटता है। यहाँ की जो फेमस डिश है वो राजमा और चावल है। तो जब भी कभी आएँ किन्नौर साइड में, किसी भी किन्नौर की किसी भी टाउन में या हिल स्टेशन में जाएँ, तो वहाँ पर राजमा और राइस ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बासमती राइस देते हैं और काफ़ी टेस्टी होता है। अभी एक प्लेट हमने भी खाई है, और एक प्लेट अब तिवारी जी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तिवारी जी फोटोग्राफी में बिजी थे। तो अब जो है नहीं, लड़कन के फोन आ जाते हैं तो वो एक गुस्सा का नबील बराबर है हमका बहन मिलाई में। इस समय देख सकते हैं कि तिवारी जी बर्फ़ में बैठे हुए हैं, और बगल में खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बर्फ़ में बैठे हैं आराम से, और मौज काट रहे हैं। चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये बगल में एक और बर्फ़ का ढेर लगा हुआ खूब बड़ा सा। तो ये है यहाँ का सिस्टम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर एकदम नया लग रहा है, अचंभा लग रहा है हम लोगों को कि कम से कम इतनी ज़्यादा बर्फ़ कैसे हो सकती है अप्रैल के महीने में। कोई भी अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई समझ लीजिए आप। यहाँ के लोग काफ़ी हद तक चाइना के बॉर्डर से सटे हुए हैं, इस वजह से यहाँ के जो नेम होते हैं तो भी चाइनीज़ सभ्यता से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। सामने ही देख सकते हैं एक छोटा सा ढाबा है, सेनांग नाम है इसका, सेनांग हिमालयन ट्राइब ऐसा नाम है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो फ्लैग लगे हुए हैं ये बौद्धिज्म को समर्पित होते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक होते हैं। अच्छा, वही फास्टिंग पीपी। तो चूँकि चाइना का जो टाइबेटियन एरिया है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला फॉलोअर होता है, इस वजह से ठीक नेम भी और सभ्यता भी काफ़ी हद तक चाइना से मैच करते हैं। यहाँ के लोगों के जो चेहरे हैं वो भी चाइनीज़ लोगों से मैच करते होते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कितनी चमक कितनी ज्यादा। बर्फ़ अभी गल रही, बर्फ़ काफ़ी हद तक। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहीं कहीं पर फाये की तरह दिख रही है। ये है बर्फ़, समझिए आप। इस समय हम लोगों की टीम निकली हुई है चितकुल विलेज के भ्रमण के लिए। और देख सकते हैं आप, काफ़ी बर्फ़ तो यहाँ पर दिखाना अपने आप दिखेगी आपको, दिखाएं या ना दिखाएं। हिमालय की चोटियाँ, चूँकि हिमालय से नीचे, हिमालय से ऊपर हैं हम लोग, इस वजह से आप देख सकते हो कि जो जो इसकी नीचे का जो ढलान है वो उसके ऊपर हम काफ़ी हद तक हम लोग ऊपर हैं। बर्फ़ के बड़े बड़े मैदान भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी दिखाते हैं एक वैसा ही मैदान। कई सारे होम स्टे हैं यहाँ पर, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। और एप्पल के सीज़न में जब आएंगे यहाँ पर तो चारों ओर हरा भरा माहौल दिखाई पड़ेगा। और एप्पल के ट्री भी दिखाई पड़ेंगे। जगह जगह पर एप्पल गार्डन है, लेकिन चूँकि इस समय यहाँ पर सीज़न थोड़ा लेट होता है, इस वजह से अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जो ब्लूमिंग सीज़न भी अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने लेट रहता है मानसून। नहीं, इनका जो है फूलने का टाइम। हाँ, अब देख सकते हैं आप, सामने देख रहे हो बड़ा सा, बहुत बड़ा सा मैदान, जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ छाई हुई है। ये हालात इस सीज़न में कि आप 22 या 23-24 जनवरी इसमें अप्रैल में आएंगे तो इस तरीके का जो स्थिति है वो और कहीं भारत के किसी दूसरी जगह पे संभव नहीं है। एक और बहुत बड़ा सा विशाल प्ले ग्राउंड है। तो उन्होंने स्नोमैन बना हुआ है इधर पे। हाँ, देख सकते हैं कितने कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो है मैदान दिख रहे हैं। ये सब बर्फ़ पूरी ढकी हुई है, बर्फ़ से ढके हुए हैं। महीनों लग जाता है इन बर्फ़ को गलने में। और अब हमारे तिवारी जी यहाँ देखो बैठेंगे आराम से पत्थर के ऊपर हाँ, और बर्फ़ का एंजॉय करेंगे। ये तिवारी जी हमारे। अब मोबाइल को आप डाल सकते हो जेब में और इसी किसी एक पत्थर में बैठो। तो इधर वाले में आप देख रहे हैं कितनी सारी बर्फ़ है यहाँ पर। और उस बर्फ़ के बीच में कुछ बोल्डर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो उनको जो है हम लोग देख रहे हैं। उधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, उधर इधर बैठते हैं, इधर थोड़ा मैदान है। आ जाइए, नीचे आ जाइए। ऊपर थोड़ा सा पत्थर खिसक रहे हैं, इस वजह से हम लोग अब इधर अंदर की तरफ बैठेंगे। एक नाला है, नाले की ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर। इसमें बैठ जाइए, इसी नीचे बैठ जाइए। अब खड़े हो जाएंगे तो वीडियोग्राफी कहाँ हो पाएगी। बहुत ऊंचाई होने पर बर्फ़ तो दिखती है, लेकिन ये थोड़ी हरियाली कम हो जाती है। ऐसा ही नज़ारा सामने भी देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पर बहुत कम पौधे दिख रहे हैं, और ये जो पौधे दिख भी रहे हैं ये पाइन नट के पौधे होते हैं। इनके फलों से ही पाइन का जो नट होता है या चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। सेब का एक और प्लांट सामने खड़ा है, ब्लूमिंग सीज़न है। यहाँ पर थोड़ा सा लेट है, इस वजह से हल्की हल्की कलियाँ निकली हुई हैं। बैठ जाइए, इधर इधर मत बैठिए, यहाँ पर थोड़ा रिस्की है, बर्फ़ है, फिसलन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। अब ये वीडियो बनना चालू हो गया है, तो क्यों ना वीडियो को पूरा कर लिया जाए। उसे फ़ोटोग्राफी के लिए हमने कैमरा चालू किया था। अब बर्फ़ को हाथ से पकड़िए ज़रा। ये देख सकते हैं किस तरीके की बर्फ़, एकदम बढ़िया भुरभुरी मुलायम बर्फ़ है। ये देख सकते हैं, ये बर्फ़ का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये नज़ारे केवल चितकुल में ही संभव हैं इस समय, क्योंकि ये और कहीं नज़ारे देखने को नहीं मिलते। हाँ, एक जगह और है जिसे लाहौल और स्पीति कहते हैं। स्पीति एरिया में भी इस तरीके की बर्फ़ मिलती है। लेकिन हम लोगों का अगर प्लान बना तो स्पीति भी जाएंगे, और वहाँ पर जो है ऐसा जगह होती है जहाँ पर ये जो पत्थर दिख रहे हैं, पत्थर भी नहीं दिखाई पड़ेंगे कहीं पर, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ेगी। स्नो देख सकते हैं किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ से इसको ढक रहे हैं। इसमें वो बनाए अब स्नोमैन बनाने के लिए ठान लिया है, अब स्नोमैन बनाएंगे। तिवारी जी हैं जो ठान लेते हैं, करते ज़रूर हैं वो।
इस तरीके से देख सकते होंगे कि चारों तरफ से बर्फ़ ला करके उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रक्चर बन गया है इनका। रुई की तरह एकदम बर्फ़ है। बहुत सारे स्नोमैन लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर। चोंच कहाँ होती है इसमें? चोंच नहीं, हाथ बना रहे। और जो कि इतना ज़्यादा वो धूप भी है कि तुरंत बर्फ़ चिपक जाती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक स्नोमैन बना चुके हैं। अब एक खोपड़ी अलग से बनाएंगे। खोपड़ी एक अलग से बना के लगाइए इसमें। उम्मीद तो थी कि यहाँ पर बर्फ़ स्नो हो सकती है, लेकिन इस हद तक होगी ये तो नहीं पता था। जो आकर के ही जानने को मिला इस तरीके का नज़ारा। दूसरा हाथ लगाओ। अभी लगा रहे। काफ़ी हद तक स्नोमैन बन चुका है तिवारी जी का। और अब इसमें जो है ये थोड़ा खोपड़ी बना कर रखेंगे एक, और दोनों हाथ से। इसको शेप दे रहे हैं, गोल शेप दे रहे हैं। ये बन गया स्नोमैन तिवारी जी का। काफ़ी। इसके बगल में फ़ोटो खिंचाओ, इसके बगल में बैठ जाओ, उस जगह, उस तरफ बैठिए, इस तरफ कोने में। हाँ इधर? हाँ। हाँ। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्नोमैन के साथ में आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं तिवारी जी। अब रुक जाइए, इसको वीडियो हम ख़त्म करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी लेना है। इस समय शाम के 6:30 बजे हुए हैं। अभी पूरी तरीके से सूर्यास्त नहीं हुआ, पहाड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं है। और अगर हम टेम्परेचर दिखाएंगे आपको, तो टेम्परेचर दिखाइए ज़रा मोबाइल में कितना है। चारों ओर बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे शिखर खंड, और उनके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। अब एक यहाँ पर एक यहाँ के इष्ट देवता का एक मंदिर है, तो इस मंदिर को विजिट करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी यात्रा को सफल बनाएं। क्योंकि यहाँ के जो परंपरा है वो ये है कि यहाँ के जो इष्ट देवता होते हैं वही इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ऐसी मान्यता होती है। 2 डिग्री। देख सकते हैं आप इस समय कि 2 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। 2 डिग्री मोस्टली क्लाउडी है। और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 9 है। 9 एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा होता माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस माहौल में आराम से हम लोग रह सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये पुरानी शैली के जो मकान बने हुए हैं वो भी देख सकते हैं, पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं। लेकिन अब जो है इस वर्तमान में ये सभी जो है रिप्लेस हो गए हैं, कंक्रीट और सीमेंट से बनने लगे हैं। और एक छोटा सा देखो शॉप है, दुकान है इसके। उन्होंने अपनी दुकान के सामने केवल कस्टमर के निकलने के लिए केवल थोड़ी सी जगह है जो है अपना बर्फ़ हटा ली है, बाकी उनके दरवाजे पर ही बर्फ़ पड़ी हुई है। लकड़ी यहाँ पर मुख्य रूप से जलाई जाती हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि लकड़ियाँ सभी लोगों के घरों के सामने ये लकड़ियाँ इकट्ठा हैं। तिवारी जी, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। हाँ, चलो। अब इधर हम लोग से निकल रहे हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही पोलाइट नेचर के होते हैं और काफ़ी ईमानदार होते हैं। अगर आपका सामान इस एरिया में कहीं खो जाए तो आप उसको पूरे चांस हैं कि आपका सामान मिल जाएगा।
आप देख सकते हैं कि ऊपर से टीन सेट से काफ़ी बर्फ़ हटाई गई है, तो नीचे कितना बड़ा ढेर लग गया है। अब हम बगल में कल कल की आवाज़ करता हुआ एक नाला भी बह रहा है, जिसमें स्वच्छ पानी है, जो ऊपर पहाड़ियों से गल गल के बर्फ़ आ रही है, उसी का पानी है ये। यहाँ के जो मंदिर हैं वो श्री बद्री विशाल जी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ की जो एक रूपता है वो काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो चीज़ पीछे पहाड़ी दिख रही है, इसके ठीक पीछे उत्तराखंड शुरू हो जाता है, और हमारे हिंदुओं के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, चारों धाम इसके ठीक पीछे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पैदल मार्ग को कवर करके माँ गंगोत्री की भी यात्रा करते हैं, ऐसा बताया जाता है यहाँ पर। काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर स्थित है, इस वजह से सांस फूल रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मंदिर जैसा एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं वो तो मंदिर नहीं है। इस वजह से इस बात की पुष्टि हम यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगे। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए थे, तभी पता चला कि यहाँ पर जो है हम लोग टेम्पल पीछे छोड़ आए हैं, तो अब हम फिर ग्रेविटी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस वजह से अब कोई थकावट नहीं लग रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी रपटा हो गया है, क्योंकि जानवर भी यहाँ पर पाले जाते हैं, तो काफ़ी कचड़ा हो जाता है कई कई जगह। लेकिन सफ़ेद बर्फ़ की जो चादरें हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख सकते हैं जो गलियां हैं, गांव की गलियां हैं, जो अंदर की गलियों में कितना सारा ढेर सारा बर्फ़ जमा हुआ है। अब हम लोग निकल रहे हैं, आगे जाएंगे टेम्पल, और वहाँ पहुँचते आगे का वर्णन करते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि हम मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं, लेकिन अब जूते पहने हुए हैं और ठंडी बहुत है, इस वजह से अंदर नहीं जा रहे हैं। फिर भी चल के देखते हैं ज़रा, जूते कोई पहन जा रहा है क्या अंदर। ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है काफ़ी यहाँ का, और क्षेत्रीय देवता यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है। सनराइज भी हो, मून राइज भी हो गया है। मंदिर के ठीक पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, और कुछ घर भी हैं जो इसी शैली में बनाए गए हैं लकड़ी से। मंदिर के दर्शन हम लोग सुबह करेंगे, और ये है मंदिर दिव्य, यहाँ के इष्ट देवता का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। बर्फ़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा जमा हुई, मंदिर के ऊपर कितनी जमा हुई है बर्फ़, और ये बर्फ़ पिघलने में सालों लग जाते हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई करने के बाद, लगभग 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम लोग बौद्ध मंदिर मोनास्ट्री पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं इसके अंदर और समझते हैं इसके महत्व को, और इसके महत्व को फिर हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और हमारे साथ हमारे तिवारी जी भी आए हुए हैं। तिवारी जी, कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। पूरा प्राकृतिक माहौल के चारों तरफ प्राकृतिक माहौल है, हाँ। और उसमें स्थित है ये पवित्र स्थान। तो जब इतनी दूर आए हैं, इतना कठिन परिश्रम करके आए हुए हैं, तो क्यों ना मोनास्ट्री की विजिट भी की जाए। लेकिन यहाँ लोकल के लोगों के लिए ठीक है। हाँ लोग ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। हाँ, अब ये तो खैर पहाड़ों पे देखा जाता है जी। हाँ।
पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और इस समय शायद दरवाज़ा बंद है। अगर खुलेगा तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और तिवारी जी ये बताते हैं सर, 900 सन की बनी हुई है ये, पूरे विश्व की भारत की सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है ये। सिक्योरिटी साइड से है, बाहर से है। अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहे हैं 500 वर्ष से तो कम होने सकते। हाँ, इसमें 900 कुछ ईस्वी लिखा हुआ था। तो यही की सिक्योरिटी के लिए रखा गया। अच्छा, हाँ सर एक फोर्ट भी है नीचे, फोर्ट भी नीचे एक है, फोर्ट वहाँ जाने नहीं देते। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, लोकल अपने रूल से रही है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मंदिर भी नहीं जाने देगा, अंदर नहीं, अलाउ नहीं। अच्छा। यहाँ नहीं, किसी मंदिर में अलाउ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, किन्नौर में कुछ अलग रूल। यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त भी नहीं होती ज़मीनों की जहाँ तक। तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो मोनास्ट्री विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा हमें यहाँ पर एक भाई साहब हैं उन्होंने बताया है। तो चलिए बाहर से ही सही, लेकिन कम से कम हम यहाँ तक आए तो कम से कम दर्शन करते हैं, बाहर से ही दर्शन करते हैं। और इसके बाद फिर अब हम चल करके पहाड़ों पर जो डॉगी होते हैं वो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, और इनके बाल बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इनको ठंड से बचना होता है। तो यहाँ पर कई सारे डॉगी देख सकते हैं आप, 4 या 5 डॉगी खड़े हुए हैं और सभी के बाल काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक तो यहीं पर बैठा हुआ है बीच रोड में। ये 2 डॉगी और हैं। ये पेट्स हैं क्योंकि आसानी से खेल रहे हैं। तिवारी जी अपना इस समय टहल रहे हैं। इस समय रात के 9 बजे हैं और बहुत कम AQI हो गया यहाँ पर। AQI हो गया 6 केवल। इतनी अच्छी एयर क्वालिटी है कि कहीं पर भी संभव नहीं हो सकती इतनी अच्छी एयर। दूसरा नंबर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इस समय -1 है। तो -1 टेम्परेचर होने पर कभी भी बर्फबारी की संभावना हो जाती है यहाँ पर। वैसे भी हम 2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, तो 2 दिन में कभी ना कहीं बात की है यहाँ पर लोगों से, तो उन्होंने बताया कि बीच में स्नोफॉल हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बालों वाले डॉगी होते हैं यहाँ पर। तिवारी जी अब हमारे, आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, एक ही थाली ले लेंगे, उसमें 2 लोग खाएंगे। और देख सकते हैं रेस्टोरेंट की ये विंडो है और विंडो के ठीक बाहर आपको बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही होगी। इस तरीके के हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में बैठे हुए चारों तरफ से स्नो से कवर्ड है। और रात में 2 बजे आज प्रेसिपिटेशन भी दिखा रहा है, काफ़ी 40% चांस है बर्फ़ गिरने के। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो व्यू है, व्यू साइड में देख लेंगे रात में विंडो से, और रात में पर्दे खुले रखेंगे। अगर बर्फ़ गिरी तो आप लोगों को रात में ही वीडियो बना के दिखाएंगे। और तिवारी जी कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। ये समझो कि शोर मचाना मना है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। लिखा भी है साइलेंट प्लीज, कोई शोर ना करे। धन्यवाद। इस समय आप देख सकते हैं कि रात के 9 बजे हैं और हम लोग होटल में रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ ठंडी है यहाँ पर कि हीटर लगा दिया गया है। अभी हीटर से हम लोग थोड़ा हीट ले रहे हैं। ऐसा एरिया आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में या मई मंथ में हम लोग यहाँ हीटर का यूज कर रहे हैं, जहाँ एक और कानपुर में भीषण गर्मी का सामना हो रहा है। उसकी दूसरी तरफ ये चितकुल जैसे विलेज हैं जो किन्नौर जैसे डिस्ट्रिक्ट में आज भी हीटर यूज हो रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे यहाँ के। -1 या -2 टेम्परेचर हो गया इस समय।
और होटल के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्नो पड़ा हुआ है। तो ये है अपना हिंदुस्तान, जहाँ सब कुछ है। यहाँ पर कहीं आपको बाहर जाने की, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। विदेश वाले लोग खुद आकर के इंडिया को विजिट करें। हम लोगों को यहाँ सब कुछ है। यहाँ पर प्रकृति की सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं और हर समय मौजूद रहता है। बस ये है कि इच्छा शक्ति चाहिए कि आप समय निकालें और इन महत्वपूर्ण स्थान हैं भारत का, कम से कम ये जो छुपे हुए स्थान हैं, इनको यहाँ तक पहुँचें और देखें। क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। तो आपके आने से यहाँ पर यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जो है यहाँ की सभ्यता से परिचित हों, प्राकृतिक की नज़ारे देखें यहाँ पर, जो संभव ही नहीं है अपने वहाँ पर यूपी जैसी जगहों पे, प्लेन पे, वो हिल्स में यहाँ मिलती ही देखने को। आज 24 अप्रैल 2023 और दिन सोमवार है। आज हम लोग इस समय चितकुल में हैं और आज भी सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और पास के कुछ डेस्टिनेशन भी कवर करेंगे, जिसमें रक्सम होगा और सांगला वैली भी होगी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज यात्रा अपनी। कल यहाँ के जो लोकल टेम्पल है वहाँ की भी विजिट की थी। आप देख सकते हैं, इसको 360 व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। चारों ओर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, हिमालय की चोटियाँ। और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और आज प्लान और है कि जो कि हमें 27 तारीख को पहुंचना है चंडीगढ़, इसलिए हम एक डे हमारे पास और मिल रहा है, तो वो डे भी हम यहीं पर यूज करेंगे और आज और यहाँ पर रुकेंगे रात में। देख सकते हैं कि धूप हुई है तो बर्फ़ गलना चालू हो गया है और मौसम भी साफ लग रहा है। बर्फ़ गिरने जैसा भी कुछ संभावना नहीं है। आज बर्फ़ गिरने की संभावना नहीं है। स्नोफॉल, क्योंकि आसमान जब खुला होता है तो बर्फ़ नहीं गिरता, फिर स्नोफॉल नहीं होता बिल्कुल। और जब बादल थोड़ा सा होता है तब स्नोफॉल होने लगता है। देख सकते हैं कि हम इस हिमालय के पैरेलल चल रहे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नोटिस लिखा हुआ है, एंड ITBP वेलकम टू यू ऑन विजिट एट चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, प्लीज विजिट अगेन। SBI सांगला, यहाँ का मैप बना हुआ है, ये बाउंड्री मैप ऑफ सांगला। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है ये। और यहीं पर है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जहाँ पर हम लोगों ने कल एंजॉय किया था फूड, लोकल फूड यहाँ का। ये हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, इस तरीके से कई सारे आपको यहाँ पर बोर्ड मिल जाएंगे। तो ढाबा नीचे है, नीचे उतर के सीढ़ी से आना होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट विलेज, वेलकम टू बसपा रिवर, इंडियाज लास्ट विलेज। और यहाँ पर एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है 11,320 फीट, अबाउट 3,450 मीटर, चितकुल। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस है। चारों ओर स्नोफॉल हुआ है रात में, तो वो दिख रहा है पूरा वाइट। और यहाँ से हिमालय की कितनी सुंदर रेंज दिख रही है। तिवारी जी हमारे कुछ देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं। ये बाबा फूड चैम्बर के पास है हम लोग। यहाँ पर प्योर वेज फूड मिलता है, इस वजह से हम लोग 2 दिन से यहीं पर एंजॉय कर रहे हैं फूड का। और तिवारी जी भी हैं। इस समय चितकुल में है हम लोग। ये इंडिया का लास्ट विलेज है चितकुल, और इसके पास हमारे तिवारी जी खड़े हुए हैं। ये लास्ट ढाबा यहाँ पे है चितकुल में। और इसके बाद देखो यहाँ से अपना बाउंड्री ख़त्म हो जाता है। आगे जहाँ से ये बिल्डिंग दिख रही है पहाड़ के पीछे से, ये सब पूरा चाइना लगता है, तिब्बत। इसके जो चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं, ये धौलाहार रेंज है। और कुछ दिनों पहले यहाँ से
व्यापार होता था चीन से बहुत समय पहले। वहाँ के लोग यहाँ के ग्लेशियर से इस पार आकर के रेशम बेच जाते थे इन लोगों को, और ये रेशम चंडीगढ़ दिल्ली तक ले जाते थे ये लोग। बाद में ग्लेशियर पिघल गए तो उन लोगों को आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी, तो अब ये व्यापार बंद हो गया है यहाँ से, इन पहाड़ियों से। अब इधर कोई नहीं आता, और यहाँ पे ITBP अब लगा हुआ है, इस वजह से कि यहाँ के लोग भी उधर नहीं जा पाते हैं। जाना होता है तो उनसे आर्डर लेना पड़ता है। ये तिवारी हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा गुणी आदमी है, और ये ऐसा भारत का कोई भी जो है जगह नहीं बचा होगा जहाँ पे तिवारी गए ना हो, क्योंकि इनका 24 आवर का काम यही रहता है 12 महीने का कि हमको कहीं ना कहीं जाना है। अच्छा, यहाँ ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के सारे रूल और रेगुलेशन यहाँ के लोग तय करते हैं। देखो इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ की ग्राम पंचायत ही उसका सब कुछ करती है। पंचायत की आज्ञा के बिना गांव में प्रवेश न करें, आदेशानुसार प्रधान ग्राम पंचायत छितकुल। ये हर गांव का यही नियम है, पूरे किन्नौर का, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बाहरी, पहली बात तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। यहाँ पे जो जगह ज़मीन है ना, यहाँ पे कोई व्यापार कर सकता है वो। और यहाँ के जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनमें भी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। बाहर से देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। इनके कोई देवी देवता है। और ये देखो तिवारी हमारा बर्फ में खेल रहा है बेचारा। ये स्नोमैन भी बना सकता है। हाँ, इसको हल्के में ना लो। देखो बना दिए, देखो स्नोमैन अभी बनाता है 2 मिनट में। ले हाथ पे ढनगा दिया मैं। स्नोमैन बना दिया कि कबूतर का बच्चा बना दिया। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये स्नोमैन बने हुए हैं, इनको तिवारी ने बना दिया बर्फ उठा उठा करके। देखो यहाँ पूरा साल बर्फ गिरती है, और इन पहाड़ियों में बर्फ पूरे साल बनी रहती है। और पहाड़ी में बसा हुआ ये गांव है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ अगर देखना होता है किसी को भी तो ये वो यहीं पे आता है, चाहे फिर वो जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, किसी भी महीने पे। और देखो यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये 14 सीटर गाड़ियाँ हैं जो नीचे से लाती हैं। दोस्तों इस समय हम चितकुल से लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। वैसे चितकुल लास्ट विलेज है, फिर भी एक रास्ता जाता है जो इंडो चाइना कॉरिडोर बना हुआ था पहले पुराने ज़माने में, जो चाइना वार के बाद बंद कर दिया गया था। तो उस पर हम लगभग 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और अब गांव बहुत पीछे छूट गया है। आप देख सकते हैं कुछ घर दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ से। तो यहाँ पर एक लास्ट में एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितकुल, जो कि चितकुल की जो पूरी जनसंख्या है वो लगभग केवल 80 लोगों की है। इस वजह से स्टूडेंट की संख्या भी आप 2-3 देख सकते हैं। पूरे स्कूल में 3 बच्चे हैं जो बाहर धूप में पढ़ रहे हैं, और 2 टीचर लगे हुए हैं उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंटर तक की पढ़ाई की जा सकती है। और इसके हमारे कैमरे के ठीक सामने देखेंगे तो बहुत ही ऊंचे शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, और यहीं से उद्गम स्थान हुआ है बसपा रिवर का। और ये बसपा रिवर आगे जाके करछम में सतलज नदी पे मिल जाती है और वहाँ पर संगम बनाती है। तो बसपा रिवर, ये बसपा घाटी कही जाती है, जो आप जहाँ पर हम इसमें चल रहे हैं बसपा घाटी है, बसपा वैली। और बसपा वैली के किनारे किनारे बहुत सारे पाइन के ट्री हैं, और इन बसपा रिवर का उद्गम स्थान सामने देख सकते हैं। और तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। और यहाँ के देखो गधे हैं, सयाने हैं, क्योंकि इनके बाल हैं। और ये देख सकते हैं स्कूल बहुत बड़ी प्रेमिसेज में बना हुआ है, और नदी के किनारे है। कई बार बाढ़ में यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ पर एडवेंचर कैंप भी लगते हैं, बहुत सारे कैंपिंग होती है। वैसे गवर्नमेंट ने मना कर रखा है यहाँ पर कैंप ना लगे। और ऊपर ITBP के आप कैंप देख सकते हैं यहाँ से।
तो ये उद्गम स्थान है बसपा रिवर का, यहीं से बसपा रिवर उद्गम होती है। और इस समय ये उद्गम स्थान है बसपा रिवर का। और जिस समय यहाँ पर हम खड़े हैं, इसके चारों ओर 360 डायरेक्शन में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर हिमालय से घिरा हुआ है चितकुल। आप देख सकते हैं इस समय हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। चारों ओर हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां हैं, और ये भी चोटियां हैं। ये सामने बहुत ऊंची ऊंची चोटियां देख सकते हैं। ये फिर उसी जगह पे आ गए, फिर हम उसी उद्गम स्थान पर आ गए। आप देख सकते हैं हमने 360 आपको मूवमेंट करा के दिखाया कैमरे को, और चारों ओर हिमालय की पर्वतों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है ये। अब हम चलते हैं बसपा नदी के किनारे और फिर आगे का बताते हैं आपको वर्णन। इस समय देख सकते हैं बहुत सारी बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है, और इन्हीं बर्फ़ के किनारे, नदी के किनारे बर्फ़ पड़ी हुई है। दूसरी ओर देख सकते हैं पहाड़ियों में ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ रही है, और यहीं पर कैंप लगते हैं। कैंप के बगल में भी खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये कैंप बुक किए जाते हैं और ओवरनाइट यहीं पर स्टे कराया जाता है। यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। पीछे वाली गली में इस समय हम बसपा रिवर के किनारे पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं शानदार वाटर, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर है यहाँ का। और हमारे तिवारी जी वहाँ पर, तिवारी जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो तिवारी जी यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको? कितना अच्छा पानी, भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ठंडा है यहाँ पर पानी। और देख सकते हैं यहाँ पर जल का एकदम साफ स्वच्छ प्रवाह। और आपको ये बता ही चुके हैं कि ये उद्गम स्थान है, यहीं से ग्लेशियर है बसपा ग्लेशियर, और वहीं से उद्गम होता है बसपा रिवर का। और इस पूरी घाटी को बसपा घाटी कहा जाता है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं बसपा घाटी में। काफ़ी लंबी ट्रैवल करनी पड़ी है, हाइकिंग करनी पड़ी है, इसके बाद पहुंच पाए हैं यहाँ पर। और तिवारी जी पानी छूकर बताइए कितना ठंडा है? ठंडा बर्फ की तरीके है। अब ये बता रहे हैं कि पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा है, एकदम साफ डिस्टिल्ड वाटर है, और ये पानी एकदम ठंडा है, एकदम साफ पानी है। इसको, वाटर है। हाँ, इसको कभी भी सीधे गिलास में भर के पिया जा सकता है। अरे अब देखो तिवारी जी हमारे बैठे हैं। अरे वाह क्या बात है, देखो पीछे हिमालय भी, और ये बसपा घाटी हो गई, और ये बसपा रिवर में देखो पानी कितना तेज बह रहा है, देख रहे हो। और पानी देखो एकदम बिस्लेरी वाटर अपने यहाँ का फेल है, क्योंकि बर्फ का सीधे पिघला हुआ पानी एकदम साफ सुथरा है। ये नाश्ता पानी हम लोग लाए हैं, देखो अपना ये रखा है यहाँ पे। और ये देखो गिलास में तिवारी पानी पी रहा है, इसी से भर के, एकदम अपने यहाँ का फ्रिज का पानी हो, यहाँ का समझो ऐसे साफ पानी, एकदम शुद्ध साफ पानी। ऐसे भरो पी लो, ऐसे जम से, देखा पी लिए ना, कितना अच्छा पानी। अब बताओ, मजेदार पानी है। पानी नहीं दवाई है, ये दवा है, मेडिसिन है ये एकदम। अगर 1 साल पी ले ना एक, तो समझो तगड़ा के पहलवान हो जाइए। दांत पूरी गल गए। हाँ दांत गल गए, और तो गली जाए। पानी है, देख रहे हो तिवारी भर भर के पी रहा है, कितने गिलास पी गया। मजा कर लेनी है लोगों को, तो यही आना चाहिए। वो हिमालय देखो हिमालय, ये देखो बर्फ यही पिघल रही, जो बगल में पड़ी है, यही पिघल के नदी में आ रही, और ऊपर वाले पहाड़ों से पिघल के ये वाली जगह, यहीं से नदी चालू हो जाती है, ये वाली बसपा नदी। ये पूरी बर्फ पिघल के यहाँ पे आ रहा है पानी। देखो जैसे जैसे धूप होती है पानी पिघलता है, तो बर्फ, इसका बहाव तेज हो जाता है, और जैसे जैसे बादल रहेगा, बर्फ गिरेगी, तो फिर इसका बहाव धीमा हो जाएगा। देखो अब कितना, देखो ऊपर से दिखा रहे हैं चारों तरफ, मतलब चारों तरफ बर्फ पिघल के इस नदी में आ रही है, देख रहे हो। वो पुल है, वहीं चलना है लोगों को। वो पुल देखो, वो पुल दिखाई दे रहा है, ये बसपा वैली का उस पार ले जाता है। ये बसपा वैली के उस पार जाना है हम लोगों को। चिलगोजा की तोड़ के दिखाएंगे आपको। देखो चिलगोजा लगे हैं यहाँ पे। हाँ, चीड़ के पेड़ के फल के अंदर जो बीजा निकलता है उसको चिलगोजा कहते हैं, चिलगोजे का बीजा, और शुद्ध चिलगोजा है। ये देखो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखा पुल से पार करके आए हैं, लेकिन हम लोग अड़हुमा तरीके से ऐसे उतरी आए पहाड़ी से, क्योंकि बसपा ग्लेशियर जाना था। और वो बच्चे केवल फोटो खींचने के चक्कर में पुल से पार किया, नदी के पास आके फोटो खींच रहे। अरे साले मेहनत करो, इतनी दूर आए हो तो, है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे तिवारी जी खाली गिलास है, बस परिवार में भी डुबोएंगे, और शुद्ध जल 100% प्योर वाटर जिसको कहते हैं, प्योर मिनरल वाटर है ये पानी निकाला
ग्लास में। अब इसको ग्रहण करेंगे। ये ऐसा ठंडा पानी होगा कि हालत ख़राब कर देगा। हाँ, हमें दांत गल गए यार, ऐसा तो फ्रिज का पानी साला नहीं होता है। अभी थोड़े क्रंची जो होते हैं नट, क्रंची नट भी थोड़े से खाएंगे। अब काहे नहीं खाएंगे? क्रंची नट, अब ये क्रंची नट थोड़े से खाएंगे बस। और नट खा के दिखाएंगे कैसा नट है ये। अच्छा। रास्ते में एक यहाँ का जो लोकल बनाई हुई एल्कोहल है, यहाँ जो बनाते हैं लोग हाँ, फलों से, जो पीच से और एप्पल से बनती है, हाँ, वो एल्कोहल भी रखी है यहाँ पर। हाँ। जो एनर्जी ड्रिंक है इसको दिखा दें, ओशन नाम से बनती है, सिर्फ 60 रुपीज़ की मिलती है। इसको ब्रांड को आप नेट में सर्च कर सकते हैं डाल के, ओशन एनर्जी ड्रिंक। इसमें प्योर इसका एप्पल का फ्लेवर है और यहाँ का लोकल बना हुआ ब्रांड है ये। पीछे बर्फ ही बर्फ दिख रही है चारों ओर ऊंचाई तक, और तिवारी जी ऐसे शांत माहौल में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कभी मौका मिले ऐसे अनोखे दृश्य देखने के लिए आप चितकुल जरूर आएँ। इतना सुंदर जगह है। आप कभी भी नेट पर सर्च कर सकते हैं चितकुल। इसका विशेष रूप से विस्तृत वीडियो कि कहाँ आएँ, कैसे आएँ, किस रास्ते से आएँ, कहाँ रुकें, कितने रुपए लगेंगे रुकने के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम भारत दर्शन के जो हमारा अधिकृत आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप सर्च करें, ऑफिशियल, वहाँ से जाकर आप सर्च करेंगे, सारा डिटेल मिलेगा आपको, ताकि आप कम पैसे में बजट टूर कर सकते हैं। आप इस समय जिस एरिया में हम हैं वहाँ देख सकते हैं बसपा रिवर के किनारे हैं, और एक छोटा सा पुल भी दिख रहा है, चितकुल में है। और तिवारी जी आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर इशारा कर रहे हैं। हिमालय की चोटियों के बीच में स्थिर ये घाटी देख सकते हैं, पूरी तरीके से बर्फमय दिखाई पड़ रही है, स्नोमय दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर खड़े हैं, खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ पर बर्फ़ में ही खड़े होकर के फोटोग्राफी करनी पड़ रही है, वीडियोग्राफी करनी पड़ रही है। नदी के दूसरे सिरे पर भी नज़र डालेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, और बहुत सारे पर्यटक उस नदी पुल को पार करके उस पार गए हुए हैं। तो थोड़ी देर में हमारी टीम भी जाएगी, हम दोनों लोग भी जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे डांस कर रहे हैं तिवारी जी। ये हाल है, बस समझिए यहाँ पर आपको ज़मीन नहीं दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो है। चारों ओर का हालात ये हैं। इस समय हम चितकुल में हैं, और ये जो कि लास्ट विलेज है इंडिया का। और देख सकते हैं आप ये एक पुल है लोहे का, जिसके उस पार जाना होता है, और पुल के इस पार भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पर, और देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। कल हमें यूएसए के कई सारे लोग मिले थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इंडिया बहुत खूबसूरत है, इस वजह से देखने आए हुए हैं। उसको सुन करके बड़ा खुशी होती है कि चलो, अपने इंडिया में सब कुछ है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है वो अपने इंडिया में है, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पर, और यहाँ से लोग हाइकिंग करते हैं, शुरू करते हैं, यहाँ से हाइक करते हैं पहाड़ों पर। और हालात देख ही सकते हैं आप किस कदर हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। और आपको हम अपना भी ज़रा फ़ोटो दिखा दें किस हालात में इस समय हम हैं। अगर आ रहा हो फ़ोटो तो देख सकते हैं कि हमें पूरे जाड़े के जितने कपड़े होते हैं वो सब पहने हुए हैं। और ये है आज का दिन 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 2023। और इस 24 अप्रैल के दिन भी अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो आप समझ सकते हैं, ठंडी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। दूसरी ओर आप हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां देख सकते हैं। ये हिमालय की बहुत ऊंची चोटियां हैं। यहाँ से ट्रेड होता था पहले इंडो चाइना का, लेकिन चाइना वार के बाद इस रूट को बंद कर दिया गया, और ये इंडिया का लास्ट विलेज है। बहुत सारे लोग हाइक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो इन पगडंडियों में बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं। और ये नज़ारे चितकुल में ही संभव हैं, क्योंकि भारत के जितने भी हिल स्टेशन हैं इस समय कहीं किसी भी हिल स्टेशन पर आपको स्नो नहीं मिलेगी। चाहे वो मनाली हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, या मनाली हो, शिमला हो, कहीं पर भी जाएंगे आपको ये हालत कभी नहीं, कहीं नहीं देखने को मिलेगी जो चितकुल में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, लगभग 3 दिन आपको लग जाएंगे सिर्फ आने में यहाँ पर। सबसे पहले दिन आपको कानपुर से चंडीगढ़ आना होगा, दूसरे दिन चंडीगढ़ से शिमला, तीसरे दिन शिमला से रिकांगपिओ, और रिकांगपिओ से चौथे दिन फिर आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो ये है पूरे दिन के ट्रैवल होते हैं, तब जा कर के यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और
देख सकते हैं हम तो हाइक करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे जो जूते हैं वो बहुत बेकार क्वालिटी के जूते हैं हमारे पास, तो इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे आगे। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर होता है। तो बहुत सारे लोग अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार के हालात यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। हम इस तरह इस पार आ गए हैं। आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। चितकुल से बस द्वारा रक्सम जाएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय हम छोड़ने वाले थोड़ी देर में। ये हिंदुस्तान का अंतिम ढाबा, और बस से ट्रैवल करेंगे। कितनी सुंदर स्टैचू लगी हुई है बुद्ध जी की, और ये बस का डिटेल है, ये कहाँ कहाँ जाती है ये। और हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं। बस अभी चालू नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लेगी, और इसी बस से हम लोग जाएंगे। प्राइवेट बस है, इसका टाइम होता है 12:45 का यहाँ से जाने का, लेकिन आज किसी कारण से थोड़ा सा डिले हो रही है। सामने देख सकते हैं आप हिंदुस्तान का अंतिम ढाबा। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। रक्सम चितकुल एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा हिल स्टेशन है। अब हम चितकुल छोड़ रहे हैं, आज ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, और एक बस के द्वारा हम लोग निकल रहे हैं अपने अगली जर्नी के लिए। और ये जर्नी यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर आगे रक्सम नाम की जगह है, सुंदर सी जगह है, वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे आज नाइट। यहाँ से इतना खूबसूरत जगहें छोड़ करके जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय का अभाव और जिम्मेदारी, ड्यूटियाँ भी कुछ मायने रखती हैं। इस वजह से हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, हम और तिवारी जी। और इसके बाद थोड़ी देर में, हम ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे रक्सम, और वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ की विशेष जानकारियाँ जो होंगी वो शेयर करेंगे आपसे। धन्यवाद।